नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर और आप देख रहे हैं निर्भय की एनालिसिस। देश में जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से मांग उठने लगी है, सियासत तेज है और ऐसे में बिहार में सबसे पहले जातीय जनगणना कराने और उसके बाद उसकी रिपोर्ट को सामने करने के बाद कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जातीय जनगणना को लेकर के अब मांग उठने लगी है। इससे पहले सबसे पहले कर्नाटक में जातीय जनगणना हुआ और अब वहां रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन अब रिपोर्ट की मांग वहां भी शुरू हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ बात झारखंड की होगी। झारखंड में जातीय जनगणना को लेकर के जो मांग उठी है उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि क्या जातीय जनगणना बिहार के बाद जो झारखंड में होगा, अगर होने वाला होगा तो, क्योंकि सरकार चाहती है तो सरकार के पक्ष में अगर सब कुछ बेहतर रहा तो झारखंड में जातीय जनगणना अगर कराई जाती है तो इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, और अगर फायदा होगा तो किस तरीके से होगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे पहले बात यह है कि जिस तरीके से झारखंड में जातीय जनगणना को लेकर के सबसे पहले आजसू पार्टी ने बातें कही थी और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी बयान सामने आ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि हमारी ये बहुत पुरानी मांग थी। तो सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारी बहुत पुरानी मांग थी तो क्या प्रदेश में जातीय जनगणना कराई जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से सत्ता में बैठे जितने भी दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उन सभी ने जातीय जनगणना के पक्ष में अपनी मांग रख दी है। हेमंत सोरेन सरकार अब जातीय जनगणना के पक्ष में पूर्ण रूप से दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस, आरजेडी, आजसू जितने भी दल हैं वो सभी ने जातीय जनगणना की मांग कर दी है। यह अलग बात है कि बीजेपी वहां विपक्ष में है और बीजेपी के जो गोड्डा से सांसद हैं उनका भी बयान आया था सामने और वो इसके पक्ष में नहीं थे, वो इनकी खामियों को गिनाते हुए दिखे थे। लेकिन अब सवाल यह है कि झारखंड में जातीय जनगणना, तो उससे पहले जातीय जनगणना पर जिक्र करने से पहले जरा आपको याद करना होगा बाकी अन्य नेताओं के बयान को। राहुल गांधी का एक बयान, कांग्रेस जो कि झारखंड में सहयोगी दल है, सत्ता पक्ष में सहयोगी दल है, और ऐसे में उसके नेता का एक बयान आया। उस नेता के बयान ये पुराने, यानी कि जब मंडल कमीशन बना था, मंडल आयोग में जो बातें कही गई थी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाले शब्द जो है वो सामने आ गए हैं और राहुल गांधी इस बयान पर एक बार फिर से उस बयान को दोहराते हुए दिखे। दूसरी तरफ बिहार में जातीय जनगणना हुई। इस जातीय जनगणना को मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट जो आई थी उसका ये दूसरा भाग कहा जा रहा है। मंडल आयोग रिपोर्ट 2.0 कहा जा रहा है और इस पर बिहार में ये दावे किए जा रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री ने ये दावे किए। मुख्यमंत्री ने ये दावे किए कि इससे, यानी कि इस रिपोर्ट के बाद विकास में और रफ्तार होगी और उन सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखा जाएगा जो कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी वाले शब्द हैं वो। तो ऐसे में बिहार में ओबीसी जाति यानी कि अति पिछड़े वर्ग जो है वो सबसे अधिक है। तो सवाल यह है कि अगर सबसे अधिक उनकी संख्या है तो आरक्षण का लाभ, क्योंकि जातीय जनगणना का मेन मकसद है आरक्षण की लाभ। अब आरक्षण जिसको दिया जाएगा उसको उसके जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि झारखंड आखिर किस आधार पर सवाल करेगा, झारखंड में आखिर किस आधार पर जातीय जनगणना कराई जाएगी। इस सवाल का आज जवाब इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे पहले आपको याद होगा कि जब बिहार में जातीय जनगणना के बाद जो रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद 9 दलों के जो प्रतिनिधि थे उन सभी लोग मीटिंग में बैठे हुए थे, यानी कि एक सर्वदलीय बैठक हुई थी और उसमें 9 दल के नेता शामिल हुए थे और उस बैठक में सभी ने सवाल खड़े किए और इसमें यह सवाल भी सामने आया है कि जिस भी 17 सवालों का सरकार ने जांच के बाद ये रिपोर्ट बनाई है, ये जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट बनाई गई है उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। सवाल ये भी बिहार में उठने लगे हैं कि जातीय जनगणना जो कराई गई है वो जातीय जनगणना सही नहीं है। कई बड़े बीजेपी के नेताओं और कई अन्य लोग जो है, हालांकि विपक्ष बीजेपी बिहार में है तो ऐसे में सवाल वहां भी खड़े हो रहे हैं और कई बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उसमें घोटाला हुआ है, वो सही नहीं है, वो रिपोर्ट गलत है। तो चलिए बात इस पे नहीं, बात होगी आज झारखंड के मामले पर। झारखंड में जातीय जनगणना अगर होती है तो इसका लाभ सबसे ज्यादा किसको होगा? आजसू ने अपनी मांग कर दी सबसे पहले, उसके बाद कांग्रेस, आरजेडी और जितने भी दल हैं उन सभी दलों ने मांग तो कर दी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अगर झारखंड में जनगणना होती है तो उसका लाभ किस तरीके से बटेगा। आरक्षण उसको दिया जाएगा या उन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा जो कि
आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है? ऐसे कई सवाल हैं और इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको झारखंड के परिदृश्य को समझना होगा। झारखंड एक ऐसा राज्य जहां पर सबसे अधिक आदिवासी मूल के लोग रहते हैं और खुद मुख्यमंत्री भी उससे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अधिकतर आदिवासी लोगों को आप देखेंगे तो वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है। एक रिपोर्ट के बारे में मैं आपको जिक्र कर दूं। एक रिपोर्ट में ये कहा गया, आर्थिक व्यवस्था जो है, जो झारखंड में जो आदिवासी समाज के जो लोग रहते हैं, और इस रिपोर्ट को मैं आपको बताता हूं। झारखंड में 2011 के जनगणना के मुताबिक जो है 24 जातियां प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती हैं, जबकि 8 अन्य जो जातियां हैं जिसमें बिरहोर, कोरवा, असुर, परहियवा, बिरजियवा, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा साबर, ये जो आदिम जनजातियां, इनको आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। तो ऐसे में अब 2011 की जनगणना के मुताबिक आप देखिएगा तो कुल जनसंख्या आदिवासियों की जो थी वो 26.5 है, जो उस वक्त थी। अब उसमें बढ़ोतरी हुई होगी या कमी हुई होगी, क्योंकि रिपोर्ट के बाद ही अब ये तय होगा। अगर होता है तो सामने आएगा। तो ऐसे में अब इन जातियों के लिए जो सबसे प्रमुख जो संसाधन है, जो इनके जीवन और आर्थिक रूप से जो इनको आगे बढ़ाने के लिए जो इनके जीवन यापन है, उनके जो मुख्य कारण है जो इनके जीवन को चलाने के लिए, वो है कृषि जनजाति है, अर्थव्यवस्था पर मूल रूप से। लेकिन झारखंड में कृषि के अलावा आप देखेंगे तो इनके कुछ जीविकोपार्जन के अलग साधन है। उनमें है वनोत्पादन। वनोत्पादन संग्रह जितना भी है उसके तहत वो कितना है आप बखूबी समझते हैं। इसके अलावा शिकार करना, पशुपालन और मजदूरी को। अब ऐसे में इन लोगों का जीवन कितना बेहतर होगा, और उसके बाद जातीय जनगणना के बाद अगर आरक्षण होते हैं तो इस आरक्षण का लाभ उन्हें कितना होगा, ये जानना होगा। अब आपको एक और रिपोर्ट हम बताते हैं। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था और उस रिपोर्ट के मुताबिक आपने देख लिया, एक अखबार का रिपोर्ट है, उसके मुताबिक क्या कहा गया है कि कुल आबादी में आदिवासियों की हिस्सेदारी 8.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों में जितने भी लोग थे 10 करोड़ थे, और उसमें झारखंड भी शामिल है। तो ऐसे में अब झारखंड में इन 8 जनजातियों की आबादी, जिसका हमने पहले जिक्र कर दिया है, इन 8 आबादी में ऐसे भी हैं जिनकी संख्या 500 से कम है। तो क्या अगर आरक्षण इन्हें दी जाएगी और जब जातीय जनगणना होगी और इनकी संख्या कम होगी तो इन्हें तो आरक्षण का लाभ बहुत सीमित मात्रा में मिलेगा। तो ऐसे में आर्थिक रूप से जातीय जनगणना पर हम चर्चा नहीं करके, माफ कीजिएगा, आर्थिक रूप से जनगणना पर हम चर्चा नहीं करके आज देश में राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए जातीय जनगणना की बात कर रही है। अगर झारखंड और बिहार के परिदृश्य में देखा जाए तो दोनों में बहुत समानता है, माफ कीजिएगा समानता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड की राजनीति देखेंगे और बिहार की राजनीति तो बहुत अंतर है। बिहार की राजनीति जातीय आधारित रही है और ऐसे में उसका लाभ इस जातीय जनगणना पर खुद दिख रहा है। और इसको लेकर के कई विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लोकसभा चुनाव से पहले ये जातीय जनगणना मास्टर स्ट्रोक है। तो अब क्या झारखंड में अगर जातीय जनगणना की बात की जाती है, जहां पर आर्थिक रूप से सर्वेक्षण कराना ज्यादा बेहतर होता, एक विश्लेषण के मुताबिक अगर कहूं तो सबसे बेहतर होता कि वहां पर आर्थिक रूप से जनगणना कराई जाती और आर्थिक आधार पर सरकार आरक्षण का लाभ देती। सरकार उन लोगों को भी जो लोग बड़े ही बुरे तरीके से परेशान होते हैं अपनी जिंदगी के साथ, क्योंकि झारखंड में कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज भी लोग अपने जीवन को बहुत मुश्किल चलाने को मजबूर हैं, और ऐसे में वहां पर ऐसे सुविधाओं की लाभ होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार जिस तरीके से जातीय जनगणना या उसके अलावा जो सरकार में सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो भी राजनीतिक दल है वो मांग कर रहे हैं, तो उनके विचारों को समझना होगा और किस आधार पर वो जनगणना कराना चाहते हैं। आपको हम एक रिपोर्ट और बता देते हैं, जिस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है झारखंड में 32 में से 8 जनजातियों की आबादी 10,000 से कम है। वो भी सुन लीजिए, भारत की 461 में से 32 जनजातियां झारखंड में निवास करती हैं। इनमें से 2 की आबादी 500 से कम है, 2 की 5,000 से कम, 4 जनजातियों की आबादी 5,000 से 10,000 के बीच है, किसी की आबादी 10,000 नहीं है। इन जनजातियों में खोंड, बंजारा, बैगा, बाथुड़ी, इसके अलावा गौरेत, बिजरिया, कांवर और सबर है। तो ऐसे में सवाल यह है कि इन जनजातियों के लिए
आरक्षण का लाभ कैसे होगा, इन जनजातियों के स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार क्या करेगी। क्या सिर्फ और सिर्फ जातीय जनगणना, जो कि एक राजनीतिक लाभ का आधार दिख रहा है, क्या उसके आधार पर प्रदेश में जातीय जनगणना कराने से सब कुछ बेहतर होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें या सत्ता पक्ष में बैठे हुए अन्य दलों की बात करें, क्या जातीय जनगणना ही उनका मुख्य आधार है या आने वाले चुनाव में उसका लाभ लेने के लिए एक नया स्टंट झारखंड की तरफ से भी उठाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से कहते आए हैं कि इस आधार पर बेहतर विकास करेंगे, उनका आधार क्या है, लेकिन आज के अखबारों के मुताबिक जो झारखंड में सुगबुगाहट हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी बातें कही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी दलों की सहमति को 2 साल पहले जाति आधारित जनगणना के लिए प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था और यह भी बखूबी सबको याद होगा कि सबसे पहले बिहार से डेलीगेशन गया हुआ था मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात करने और उसके बाद ये सुगबुगाहट हुई। यह अलग बात है कि जिस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य में जातीय जनगणना को लेकर के अब सियासत तेज हो गई है, इसका लाभ कितना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर उस चुनावी रैलियों में ये कहने लगे हैं कि जातीय जनगणना नहीं बल्कि देश में लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का उनका मुख्य एजेंडा है, मुख्य प्लान है और उस पर वो काम करेंगे, बल्कि जातीय जनगणना आधार नहीं है। तो सवाल यह है कि बिहार के आधार पर अगर देखा जाए तो बिहार में जिस तरीके से अन्य राज्य हैं, उनके मुताबिक बिहार में राजनीतिक लाभ पार्टियों को मिलने वाला है इस आधार पर, क्योंकि इसमें जो विश्लेषज्ञों का कहना है, उन लोगों का यह कहना है कि इसके तहत कई पार्टियां जो होंगी उनका बेहतर रूप से लाभ मिलेगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल एआईएमआईएम हो या अन्य जितने भी दल हैं बिहार में, उनको एक अलग तरीके से लाभ मिलेगा। क्योंकि जाति के तौर पर देखा जाए तो बिहार में जातीय राजनीति हुई है और उसका फायदा भी पार्टियों को मिला है। तो इस बार इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक मुख्य एजेंडा भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के और खास करके जो एक नए दल बनाए गए हैं आईएनडीआईए गठबंधन, उस गठबंधन को मुख्य रूप से नेतृत्व करने की पूरी तैयारी में थे। हालांकि अलग बात है कि अब स्थिति बदलती हुई दिख रही है, लेकिन ऐसे में उनका यह मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। देश में जातीय जनगणना का जिस तरीके से केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया और खुद सदन में केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि फिलहाल सरकार इस पक्ष में नहीं है, क्योंकि 2011 में भी ऐसी कोशिश की गई थी। आखिरी बार जब जातीय जनगणना हुई थी उसके बाद से, यानी कि 1930 के बाद से ऐसा कुछ सोचा नहीं गया और अब तक कई बार कांग्रेस सरकार ने भी इसे कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट सामने नहीं आया। इस सरकार ने भी ऐसी जहमत नहीं उठाई और इसकी साफ वजह आप बखूबी समझते हैं। लेकिन अब जैसे ही बिहार में इसे शुरुआत की गई है, ये तेजी से अन्य राज्यों में भी मांग उठने लगी है। लेकिन सवाल यही है कि सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर या आर्थिक तौर पर कोई भी सरकारें देश में जनगणना कराना नहीं चाहती। नतीजन ये कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ दिख रहा है। झारखंड के परिदृश्य में देखा जाए तो झारखंड में सबसे अधिक आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। उनकी मजबूरी ये है कि उनका जीवन यापन एक अलग तरीके से होता है, ना ही बेहतर कृषि क्षेत्र झारखंड में है और ऐसे में अब सिर्फ वन पे निर्भर होने के बावजूद वहां रहने वाले लोगों को अगर जातीय जनगणना के आधार पर और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार अगर उन्हें जातीय जनगणना का लाभ मिलने लगा आरक्षण के तौर पर, तो फिर इसका फायदा किसको होगा? क्या इसका फायदा उन लोगों को होगा, उन आदिवासी समाज के लोगों को होगा जो कि सबसे अधिक आबादी झारखंड में है, या फिर अन्य लोग जो होंगे उनको इसका लाभ मिलेगा? ये सवाल बड़ा है और इस सवाल पर समझने की जरूरत है कि क्या सरकार जो है वो सिर्फ विकास के नाम पर, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में झारखंड में सरकार ने काम किया है और अपनी बेहतर स्थिति को दिखाया है, हेमंत सोरेन सरकार ने बेहतर काम किया है, उसका असर दिखा है। और ऐसे में अब जातीय जनगणना के आधार पर क्या सरकार उन लोगों के बारे में भी सोचेगी जो लोग सबसे आखिरी तबके पर बैठे हुए हैं और सरकार की हर उस योजना के लाभ की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उस उम्मीद को देखा जाए तो उम्मीद अगर आरक्षण के तौर पर उनके पास नहीं पहुंची तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो बच्चे, क्या वो आने वाले नौनिहाल जो जंगलों में अपने जीवन यापन तो कर रहे हैं लेकिन बेहतर जीवन की उम्मीद के साथ सरकार पर नजरें टिकाए, अगर इस आरक्षण यानी कि जातीय आरक्षण का दंश उन्हें झेलना पड़ा तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे?
सवाल ये बड़ा है और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।